अच्छा, मोटिवेशनल स्पीकर और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट में क्या डिफरेंस? मोटिवेशनल अब नहीं, ये अलग मैंने फिर इधर कैमरे भी बनता है। तो जो काउंसलिंग सेशंस हैं, आप क्या समझती हैं, ये मेडिकल ट्रीटमेंट से ज़्यादा इफेक्टिव है या केस टू केस वेरी करता है? हमारे पास अल्लाह ने इतनी एबिलिटी दी है कि हम अपनी सोचों को कंट्रोल करके अपनी मेंटल स्टेट को बेहतर तरीके की तरफ लेके जा सकें। हमने अपने आप से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली अपने माइंड से, और हमने दवाई को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। देयर आर पीपल जिनको अपने फादर का पहला थप्पड़ नहीं भूलता, जिनको अपने फादर की या मदर की दी हुई वो पहली गाली नहीं भूलती। मिलेनियल्स और जेंसी क्यों इतना सफ़र कर रहे हैं? क्योंकि जब वो ये आइडेंटिफाई करवाने की भी कोशिश करते हैं कि हमारे साथ ये हुआ, तो उनको इसलिए अबैंडन कर दिया जाता है कि तुम माँ बाप को ऐसे कह रहे हो। कि जिनको पता ही नहीं है कि दे आर डिप्रेस्ड, उनमें इतनी मेजरली हेल्थ चेंजिंग्स आ रही हैं मेडिकली, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन और मल्टीपल डिसऑर्डर्स, और वो समझ नहीं पा रहे कि उन्हें एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। को यू ठीक थिंक रखना है। नमाज एक बहुत बड़ी एंटी डिप्रेसेंट है? हम रील चलाते हैं। मैंने कहा फिर आप ये मत कहें कि हमें रात को नींद नहीं आती, आप ये कहें कि हम 10 से लेके 2 बजे तक रील्स को स्क्रॉल करते हैं। ये करो वो करो। गर्ल्स को कहा जाता है अपना बॉडी ये पार्ट छुपाओ, तुम ऐसी हो, यहाँ से बल्कि हो रही हो, ये हो रहा है, तुम अपनी शक्ल देखो। तो पेरेंट्स को काउंसलिंग की जरूरत है, टीचर्स को काउंसलिंग की जरूरत है, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को जरूरत है। पेरेंट्स अपने एक बच्चे के साथ भी दूसरे को कंपेयर कर रहे होते हैं। आप सिर्फ अपना और उस बच्चे का रिलेशनशिप नहीं खराब करें, उस बच्चे का अपने उस बहन भाई के साथ भी रिलेशनशिप खराब करें। 90s वाले बच्चों के सामने लड़ रहे थे, हस्बैंड वाइफ आपस में गालियां दे रहे थे, उनका रिएक्शन डिफरेंट होगा। जेन जी के सामने करे उनका डिफरेंट होगा। 5 साल का बच्चे उसके सामने आप लड़ रहे हो, उसका रिएक्शन डिफरेंट होगा। लोगों से हम दसे हुए होते हैं। तो मैं तो हर एक को ये बताती हूँ दैट पीपल आर इन थेरेपी just because the actual people who need therapy are not going for therapy. Actually, what is required to be the best parent? Go तो दे बेसिकली reactive टू बना रिएक्ट, रहे हो। या आप Exactly. कोई थप्पड़ मारता है तो आपने भी थप्पड़ मारना है। टीचर शेम कर रही है आपको कि आप लोग तो सी में हैं या बी में हैं, आप तो नालायक हैं, उनको देखें, आपकी वजह से हमारे मैट्रिक का रिजल्ट। तो यहाँ पे भी बच्चों को काउंसलिंग की जरूरत है। टीचर्स आर टेलिंग अस कि हमने फादर का मोबाइल देखा, उसके अंदर ये वीडियोस थी, यूट्यूब सर्च में ये वीडियोस थी। तो क्या उसका बच्चे पे इफेक्ट नहीं होगा? कपल थेरेपी करवानी है। अगर मैं तो दोनों को बुला लूं तो फिर तो झगड़ा ही होगा पहले सेशन में ही। ट्रॉमा होगा उसको, हो सकता है उसको सारी जिंदगी मेरी शक्ल भी ना भूले। वो कभी भी नहीं भूलती। एक न्यूट्रिशनिस्ट आपके साथ घर आके तो नहीं आपको हाथ से डोनट छीनेगा ना, इसी तरह साइकोलॉजिस्ट आपके दिमाग से सोचे नहीं निकालेगा। दे आर टेलिंग यू द वे। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to third episode of Nobody Told Me That with Dr. Imran. I would like to start this episode with the quote of Imam Shafi that says, knowledge is not what is memorized, knowledge is what benefits. आज का पॉडकास्ट बहुत डिफरेंट है। पहले मैं डेंटिस्ट को इनवाइट करा था, दिस टाइम आई हैव इनवाइटेड a clinical psychologist, Sara Ahmed. She is very well known, a very highly respected and mental health advocate. She has a lot of experience as a relationship counselor. इसके अलावा she deals with a lot of people who are suffering from toxic relationships, toxic parenting और मल्टीपल ऐसे सोशल बिहेवियर डिसऑर्डर्स जो कि आप अपने इर्द गिर्द, अपने सर्कल में, फैमिलीज में, फ्रेंड्स में देखते होंगे। तो आप ड्राइव कर रहे हैं, आप घर पे हैं, आप मोबाइल पे वीडियो देख रहे हैं, तो इसको एंड तक ज़रूर देखें ताकि आप अच्छे से अपने इर्द गिर्द के लोगों के बिहेवियर को, उनके एटीट्यूड को और उस चीज़ को सारा समझ सकें। आई एम वेरी होपफुल कि इस पॉडकास्ट को देखने के बाद आप सोचने का तरीका बहुत चेंज हो जाएगा और आप मेंटल हेल्थ की इम्पोर्टेंस समझ आएगी। तो लेट्स स्टार्ट। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपका आने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। एज आई एम अ न्यू होस्ट, मुझे इतना एक्सपीरियंस, आपको आइडिया हो गया होगा सबको देख के। तो दिस इज़ माई थर्ड टाइम आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। तो अभी आई एम नॉट फ्लुएंट इतना, तो आई होप कि आप अच्छे से ऑडियंस को, जो मेरा मकसद है आपको बुलाने का, ये उनकी एक मेंटल हेल्थ अवेयरनेस, और जो आजकल हमें सोसाइटी में बहुत देखने को मिलता है। एज अ पेशेंट मैंने काफ़ी, नॉट रिलेटेड टू डेंटिस्ट्री, मैंने आउटसाइड डेंटिस्ट्री अपनी फैमिली में काफ़ी पेरेंट्स को, काफ़ी बच्चों को, कोई एज लिमिट नहीं है इसमें। एवरी वन इज़ सफरिंग फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स। उसमें आप डिसऑर्डर्स कह लें, या कई लोगों को अवेयरनेस भी नहीं है, तो उस चीज़ को वो निगलेक्ट करते हैं। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना भी एक आर्ट है। अक्सर लोग को पता ही नहीं होता कि देयर इज़ अ प्रॉब्लम विद इन अस।
तो इसलिए वो फिर किसी को अप्रोच नहीं करते, और इसीलिए मैं आपको बुलाना चाह रहा था, और थैंक यू आप आई, और आज आप जितना आप पास नॉलेज है, आई वांट यू टू शेयर विद द ऑडियंस। Thank you so much for having me. I hope so I'll be able to convey the message, और जो भी awareness होगी I always try through my Instagram pages, through my YouTube channel, but इंशाल्लाह आज के इस podcast में भी I'll try कि मैं लोगों को बता सकूं कि सिर्फ ये बातें नहीं होती, ये बहुत deep evidence based work है जो हम अपने patients के साथ करते हैं। सो यू आर बेसिकली क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। तो सबसे पहले तो आप मुझे बताएं कि साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए क्या रूट है। किसी को साइकोलॉजिस्ट बनना है तो वो थ्रू MBBS किस तरह बन सकता है, या साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट में क्या डिफरेंस है? ये दोनों सेम है या डिफरेंट चीज़ें हैं दोनों? साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट बोथ आर डिफरेंट प्रोफेशन। यहाँ पे लोगों ने इवन के साइकेट्रिस्ट ने खुद भी कभी कभी साइकोलॉजिस्ट भी मिसकंसेप्शंस क्रिएट कर देते हैं। हमारे ड्रामास बड़ा ज़्यादा मिसकंसेप्शन क्रिएट करते हैं। साइकेट्रिस्ट जो हैं वो MBBS करके आफ्टर 4 years ऑफ ट्रेनिंग FCPS फिर साइकेट्री की फील्ड में जाते हैं। बट साइकोलॉजिस्ट जो है वो पहले 4 years की ग्रेजुएशन करेंगे, BSc ऑनर्स इन अप्लाइड साइकोलॉजी और क्लिनिकल साइकोलॉजी, देन MS इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, MS ऑर्गेनाइजेशनल, MS हेल्थ, दे कैन नॉट डू क्लिनिकल प्रैक्टिस। उसके बाद आप जितने मर्जी सर्टिफिकेशंस करें, लेकिन 16 years ऑफ एजुकेशन के बाद आप क्लिनिकल प्रैक्टिस नहीं कर सकते। आप 18 years ऑफ एजुकेशन के बाद ही क्लिनिकल प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो आई जस्ट वांट टू गिव दिस मैसेज टू एवरीवन। आप जब भी किसी साइकोलॉजिस्ट को कांटेक्ट करें, प्लीज़ बी अवेयर कि उन्होंने कोई 2 महीने की सर्टिफिकेशन करके अपने नाम के साथ साइकोलॉजिस्ट ना लगाया हो। इंस्टाग्राम पे उठ के किसी ने भी पेज बना लिया और वो रिलेशनशिप की सजेशंस दे रहा है, वो बता रहा है कि आपको इस तरह से कर लेना है, इस तरह से कर लेना है। दे आर नॉट रिलेशनशिप कोच, दे आर नॉट लाइफ कोच, एवरीवन इज नॉट अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। ज़रूरी नहीं है कि हम दूसरों को मसलों का हल बता के बन जाए, क्योंकि जो रैंडम रिलेशनशिप काउंसलर बन रहा है, लाइफ कोच बन रहा है, उसको नहीं पता कि उनके पैटर्न्स क्या हैं, अटैचमेंट स्टाइल्स क्या हैं, किस तरह से उनके चाइल्डहुड ट्रॉमास उनको इफेक्ट कर रहे हैं। तो ये मैल प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कॉमन हो रही है, एंड आई होप सो कि इस पॉडकास्ट के बाद ये मैसेज लोगों को ज़रूर पहुंच जाए। डेफिनेटली। अभी आपने कहा कि रिलेशनशिप एडवाइसेस हर कोई उठ के दे रहा है, 2 महीने की सर्टिफिकेशन या कुछ भी, तो एक जनरल पॉपुलेशन में एक कॉन्सेप्ट भी यही है, वो समझते भी शायद यही है कि साइकोलॉजिस्ट सिर्फ बातें ही करते हैं। तो ये थोड़ा सा क्लियर करेंगे, साइकोलॉजिस्ट का काम सिर्फ बातें ही करना है उनको या कोई मेडिकली भी ट्रीट करते हैं, या किस तरह आपका बेसिकली फील्ड ऑफ वर्क क्या है, आपका मोड ऑफ ट्रीटमेंट क्या है? मैं बिल्कुल, बल्कि मुझे समझ नहीं आ रही मैं इधर बताऊं या मैं इनको बताऊं कि साइकोलॉजिस्ट सिर्फ थेरेपी देते हैं, दवाइयां नहीं देते। मेरे पास इतने लोग आते हैं कि दवाई देते नहीं देते, लेकिन यहाँ जो पे मेडिसिन दे रहे हैं वो साइकियाट्रिस्ट हैं। साइकियाट्रिस्ट थेरेपी नहीं देते। साइकोलॉजिस्ट के पास आप आएंगे, वो पहले आपका डिटेल्ड केस हिस्ट्री सेशन करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। उसके बाद एक डिटेल्ड थेरेपी प्लान बनता है और उसको हम अप्लाई करते हैं। जबकि जो साइकियाट्रिस्ट हैं वो सिर्फ आएंगे, आप जब जाओगे उनके पास, वो आपके सिम्टम्स सुनेंगे और आपको सोल्यूशन बता देंगे कि ये दवाई ले लें और इससे आपके ये जो सिम्टम्स हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे। दे आर नॉट डूइंग दैट डीप इमोशनल वर्क। वो आपके चाइल्डहुड ट्रॉमास को डिग इन करके घंटों घंटों के सेशंस नहीं करते। तो यहाँ पे ये मिसकंसेप्शन है बहुत ज़्यादा। तो जो काउंसलिंग सेशंस हैं, आप क्या समझती हैं, ये मेडिकल ट्रीटमेंट से ज़्यादा इफेक्टिव है या केस टू केस वेरी करता है? अब किसी को मेडिसिन की ज़रूरत है और आप उसको सिर्फ काउंसलिंग सेशंस ही दे रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि वो 100% ट्रीट हो सकता है पेशेंट, या अगर किसी को काउंसलिंग की ज़रूरत है और वो सिंपली उससे ट्रीट हो सकता है, तो हम उसको अगर मेडिकल ट्रीटमेंट, जो कि आई थिंक दैट उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हम उसको एक इनिशियल स्टेज पे अगर काउंसलिंग के साथ किसी को ट्रीट कर सकते हैं, तो हम उसको लेके चले जाएं मेडिकल ट्रीटमेंट पे और दवाइयों पे, तो वो उसके लिए एक एक्स्ट्रा और एग्रेसिव ट्रीटमेंट अप्रोच नहीं है। दैट इज द होल पॉइंट। ऐसा होता है, और इवन के साइकाट्रिस्ट के पास जब आप जाते हो, दे शुड टेल यू कि आपका मसला इतना स्वेयर नहीं है, आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ। जब आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, वो पहले एक डिटेल केस हिस्ट्री सेशन के बाद आपको बताएंगे कि आपके अटैचमेंट स्टाइल्स इस तरह के हैं जो कि ठीक नहीं है, आपके पैटर्न्स इस तरह के हैं, आपके चाइल्डहुड ट्रॉमास इस तरह से रहे हैं जिसकी वजह से आपकी हैबिट्स इस तरह की डेवलप हो गई हैं, और आपको उन चीज़ों के ऊपर काम करना हो रहा है। फिर डिफरेंट थेरेप्यूटिक टेक्निक्स होती हैं, CBT, DBT, ACT, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, हिप्नोथेरेपी, जो साइकोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं। साइकियाट्रिस्ट आपको सिर्फ दवाई दे रहा है। अब आप किसी के पास जाते हो,
और आप अपना मसला बता रहे हो, आप अपने पैटर्न्स चेंज करके उसको ठीक कर सकते हो। दवाई लेके उस सिचुएशन के अगेंस्ट नम हो जाना, दैट इज नॉट द सोल्यूशन। आपका अनकॉन्शियस माइंड आपको कोई नेगेटिव थॉट दे रहा है, सबकॉन्शियस माइंड को, कॉन्शियस माइंड को। हमारे पास अल्लाह ने इतनी एबिलिटी दी है कि हम अपनी सोचों को कंट्रोल करके अपनी मेंटल स्टेट को बेहतर तरीके को तरफ लेके जा सकें। हमने अपने आप से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली अपने माइंड से, और हमने दवाई को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। आप कि तुम समझती हैं कि हार्मोनल चेंजिंग्स जो एक अच्छी काउंसलिंग सेशन के बाद आते हैं वही एक मेडिसिन भी यही करती, बेसिकली जो एक हैप्पीनेस रिलेटेड हार्मोन्स हैं जितने भी, जो आपकी बॉडी में एक एक्साइटमेंट, आप जिम करते हैं, आप वर्कआउट करते हैं, आप किसी अच्छे सर्कल में बैठते हैं, आप एक सेफ इन्वायरमेंट में उठते बैठते हैं, एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट में बैठते हैं, एक पॉजिटिव एनर्जी आती है, उससे बॉडी में आपके एक अच्छा पॉजिटिव हार्मोनल रिस्पांस जनरेट होता है, जिससे आपकी बॉडी फाइट करती है स्ट्रेस और उन हार्मोन्स को जो कि आपकी बॉडी में एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन रिलेटेड चीज़ें और हार्मोन्स रिलीज करते हैं। तो सिर्फ एक काउंसलिंग सेशन से ये आपकी बॉडी में ये चेंजिंग्स आती हैं, ऐसा कुछ है? मैं इसमें ना आपको सारी चीज़ें बताती हूँ। देखें, जैसे आपने पहले भी पूछा कि सिर्फ बातें होती हैं, ऐसा नहीं होता। इसमें हमने उनको आइडेंटिफाई करवाना होता है कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, आपकी लाइफ किस पॉइंट पे जा रही है, लाइक वेयर यू आर डूइंग रॉन्ग। और उसके बाद अगर वो आइडेंटिफाई कर लेता है, बहुत से लोग होते हैं वो कहते हैं हमें बस मोटिवेटेड होना है, हमें लाइफ में मोटिवेशन चाहिए, वी डू नॉट नीड एनीथिंग एल्स। तो अगर वो किसी बात से रिलेट कर पा रहा है साइकोलॉजिस्ट के, और उसको वो हैप्पीनेस फील हो रही है और उसको एक डायरेक्शन मिल गई है, देन डेफिनेटली हार्मोन्स वर्क करते हैं और इस तरह से। लेकिन अगर आप मेडिसिन क्या है, आप इंड्यूस कर रहे हो ना एक चीज, आपके अंदर से तो फंक्शनिंग ठीक नहीं हो। कि हमने अगर उसको बता दिया कि तुम्हें दवाई की जरूरत है, या साइकाट्रिस्ट ने बता दिया कि तुम्हें थेरेपी की जरूरत है, तो हमारा पेशेंट चला जाएगा। यहाँ पे पेशेंट की सेफ्टी को फोकस ही नहीं किया जाता। लोग बस कहते हैं कि हमने सेशन पे सेशन, देयर आर टाइम्स आई टेल कि बस अब आपको थेरेपी की ज़रूरत नहीं है, यू आर डन विद इट। हाँ, 6 महीने बाद पुल अप सेशन हो जाएगा, या अगर आप लाइफ कोचिंग की तरफ जाना चाहते हो तो आप उसका कोई प्लान ले सकते हो। लेकिन आपको कोई मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर नहीं है, थेरेपी की ज़रूरत अब नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं, हमें एक ऐसा बंदा चाहिए जो हमें गाइड करे, एज अ फ्रेंड चाहिए। तो थेरेपिस्ट आपका फ्रेंड बिल्कुल भी नहीं है। ये इतना एथिकल रिलेशनशिप है, इसमें इतनी बाउंड्रीज हैं, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के कोड ऑफ कंडक्ट हैं इतने ज़्यादा जो फॉलो करने होते हैं। लेकिन ये वही बात आ गई ना, अगर आप रैंडमली किसी के पास भी उठ के चले जाते हो जिसने सिर्फ BSc ऑनर्स की है साइकोलॉजी में, उसकी क्लिनिकल प्रैक्टिस हुई नहीं, उसने तो हॉस्पिटल में काम ही नहीं किया, उसकी वो 1 साल की ट्रेनिंग नहीं हुई, वो आपको क्या ट्रीट करेगा? उसने सिर्फ डिसऑर्डर्स पढ़े हैं DSM में, उसने उनका ट्रीटमेंट नहीं सीखा। तो यही बात है कि आप जब एक ट्रेंड और एक ऑनेस्ट साइकोलॉजिस्ट के पास जाओगे तभी आप किसी एज अ पेशेंट अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे लगता है कि इफ़ आई एम डिप्रेस्ड, तो मुझे फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के लिए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए या साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए? क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, बिकॉज डिटेल्ड हिस्ट्री इज़ रियली वेरी इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे हम इवन के किसी भी साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, वो सबसे पहले आपकी डिटेल्ड केस हिस्ट्री देगा, चाइल्डहुड से लेके अब तक। क्योंकि देर आर पीपल जिनको अपने फादर का पहला थप्पड़ नहीं भूलता, जिनको अपने फादर की या मदर की दी हुई वो पहली गाली नहीं भूलती जो उनको फैमिली मेम्बर्स के पास दी गई हो, और फिर उनकी करंट लाइफ में कोई ऐसा इशू होता है कि वो वाली मेमोरी ट्रिगर हो रही होती है। तो इवन कि मैं सबसे पहले ट्रॉमास को आइडेंटिफाई करती हूँ। I और start घर में with अगर trauma। किसी से ऐसी कोई बात डिस्कस करें तो वो उसको इम्पोर्टेंस ही नहीं देते, वो आपको वो क्यों इम्पोर्टेंस देंगे? तो कुछ If सुनने के लिए ही if नहीं। family members are going to give importance to your trauma, it means कि वो उनको इस चीज़ का एतराफ़ करना पड़ेगा कि वो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस आपको दे रहे हैं, वो आपके साथ टॉक्सिक हो रहे हैं। सो दैट इज़ द होल पॉइंट। मिलेनियल्स और जेन ज़ी क्यों इतना सफ़र कर रहे हैं? क्योंकि जब वो ये आइडेंटिफाई करवाने की भी कोशिश करते हैं कि हमारे साथ ये हुआ, तो उनको इसलिए अबैंडन कर दिया जाता है कि तुम माँ बाप को ऐसे कह रहे हो या तुम हमें गलत कह रहे हो। जिसलिए उनके ट्रॉमास को, उनकी किसी भी सोच को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, क्योंकि उनको खुद अपने गिरबान में झांकना पड़ेगा। दैट इज़ द होल पॉइंट। तो जो भी मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि एज अ पेशेंट मैं आपसे पूछूं कि अगर मुझे लगता है मैं डिप्रेस हूं तो मैं फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के लिए कहाँ जाऊं, तो लेकिन इससे भी अगर पीछे हम आए तो आई हैव सीन अ लॉट ऑफ मेजॉरिटी कि जिनको पता ही नहीं है कि दे आर डिप्रेस्ड, उनमें इतनी मेजरली हेल्थ चेंजिंग्स आ रही हैं, मेडिकली डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन और मल्टीपल डिसऑर्डर्स, और वो समझ नहीं पा रहे कि उन्हें एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। हार्ट प्रॉब्लम्स इवन बहुत सवेयर हो जाती हैं,
मेन कॉज स्ट्रेस होता है। तो वो एक निगलेक्ट की स्टेज में होते हैं कि वो एक चीज़ को एडमिट नहीं करना चाह रहे या उन्हें गाइडेंस नहीं मिल रही। तो ये उन और इस स्टेज पे आप क्या समझती हैं, कैसे आइडेंटिफाई कैसे करें पेशेंट्स या कोई भी बंदा कि आई एम सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन? अच्छा, सबसे पहले अलामात है ना, सिम्टम्स हैं कि आप उदास महसूस करना शुरू कर दोगे, आप अकेला फील कर रहे हो या आप अकेला रहना चाह रहे हो, कांस्टेंट होपलेसनेस है और नींद इफेक्ट हो रही है, आपकी भूख इफेक्ट हो रही है। अब यहाँ पे अगर उस बंदे ने नहीं कंसल्ट किया किसी भी साइकोलॉजिस्ट को, जो बहुत से लोग नहीं करते बिकॉज दे फील लाइक कि हमारा दिल नहीं कर रहा, ठीक है, हम नहीं जाना चाहते, तो जब उसने नहीं कंसल्ट किया वो एक अगली स्टेज पे चले जाते हैं। आप जिस भी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे वो सबसे पहले, मेरा तो फोकस लिटरली यही होता है कि आप अपनी हेल्थ साइकोलॉजी की तरफ फोकस करें। आपकी डाइट, आपकी फिजिकल एक्सरसाइज, आपकी स्लीप, आपका मोबाइल फोन यूजेज, आपकी पर्सनल लाइफस्टाइल बाउंड्रीज, आपके इन टॉक्सिक लोगों के इर्द गिर्द रह रहे हो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट वो एक हार्ट ब्रेक हुआ है या एक चीज़ पे वो सैड फील करें, दे फील लाइक जिंदगी खत्म हो गई है, अब हमें किसी चीज़ पे फोकस नहीं करना। जब एक ट्रॉमेटिक इंसिडेंट हुआ है आपके साथ, आप किसी चीज़ पे स्ट्रेसफुल हो, उसके बाद आपने बेसिक जो डूज एंड डोंट्स होते हैं ना, आपकी बेसिक लाइफ की जो हैबिट्स हैं, 5 वक्त की नमाज, 3 टाइम का खाना, 8 घंटे सोना, आपने वो डिस्टर्ब कर लिए हैं। अब उसकी वजह से आपकी फिजिकल हेल्थ इफेक्ट होना शुरू हो जाती है। तो इट्स द होल साइकिल जो कि आपको यू ठीक थिंक रखना है। नमाज एक बहुत बड़ी एंटी डिप्रेसेंट है? नमाज इट्सेल्फ इज द एंटी डिप्रेसेंट। हमारे जो पोस्चर्स हैं नमाज में, हम सजदे में जा रहे हैं, हम जिस तरह से बैठ रहे हैं, हम जो सजदे में ज़्यादा लंबा सजदा करते हैं, दीज ऑल, हमारा ब्लड फ्लो कैसा रहता है, दीज ऑल आर रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ। और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब हम, बहुत से लोग कहते हैं हम सारी सारी रात जागते रहते हैं, अब मैं उनको कहती हूँ कि सारी सारी रात कैसे जागते रहते हैं? हम रील चलाते हैं। मैंने कहा फिर आप ये मत कहें कि हमें रात को नींद नहीं आती, आप ये कहें कि हम 10 से लेके 2 बजे तक रील्स को स्क्रॉल करते हैं। एवरी टाइम समथिंग इज कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू, आपकी वही मेमोरी ट्रिगर होगी। आप लोनली हो, लेट्स सपोज आपका ब्रेकअप हुआ है, आपने एक रील देखी है और उसमें हैप्पी कपल है। अब उस टाइम पे आप बेशक जेलस हो रहे हो, आप बेशक होपलेस हो रहे हो, आपको अपनी चीजें याद आ रही हैं, लेकिन आपकी वो फीलिंग्स रीट्रिगर हो रही हैं। एआई और एल्गोरिदम इतना स्ट्रांग हो गया है वो कि तो वो वही, आपके यहाँ से माइंड रीड कर लेते हैं, अभी आपको आपकी लाइफ में चल माँ रहा बाप ने कुछ कहा है, फौरन ही सामने ऐसी रील आ जाएगी जहाँ पे किसी और के माँ बाप की आदत पे प्यार कर रहे हैं या उसी जैसा सलूक हो रहा है, तो रीट्रिगर हो गया ना। आप अगर रात को सोने से पहले मोबाइल का वाईफाई बंद करके, मोबाइल अपने से दूर रख के 10 बजे नहीं सो रहे, तो फिर आप ये हमें तो कंप्लेन से पेरेंट्स ने बात करते हैं बताया ना। सोने से पहले आयतल कुर्सी पढ़। हाँ, मिलेनियल्स की पेरेंटिंग डिफरेंट थी, जेन वो जी आप की डिफरेंट स्क्रॉलिंग थी। करते करते हमें तो मिलेनियल्स को तो बैठाया जाता था कि अगर टीवी ड्रामा देखना है ये चेंज कर लेना, किसी बड़े की सुपरविजन में देखना है। और अब रील्स कैसी कैसी आ रही हैं और लोग क्या क्या सीख रहे हैं, और तो इसी पे ये हम आपके इसको केसेस भी ज्यादा हो रहे हैं, हम इसको डिप्रेशन लेवल ज्यादा। चेंज कर ही नहीं सकते अपनी लाइफ को, अपनी मेंटल हेल्थ को, जब तक हमने हेल्थ साइकोलॉजी पे फोकस नहीं किया। दिस इज ऑल्सो अ वेरी वास्ट फील्ड, लेकिन ये भी अभी तक उस तरह से नहीं है थैंक यू। इतनी रिकग्नाइज। So at which stage of life do you think most people require psychological support or treatment? एट एवरी स्टेज, एट एनी स्टेज। बच्चा जब स्कूल जा रहा है पहले दिन और किसी ने उसको बॉडी शेम कर दिया, किसी ने उसको इस चीज़ पे शेम कर दिया कि आज तो पहला दिन है, तुम्हारे पास तो पुराना बैग है, या किसी ने ये शेम कर दिया कि तुम अपने लंच में क्या लेके आए हो, तो यहाँ पे बच्चे को कोई डिसऑर्डर तो नहीं है, यहाँ पे पेरेंट्स का बच्चे के साथ कैसा रिलेशनशिप है कि वो तो इसमें उससे बच्चे की काउंसलिंग होगी कि पेरेंट्स की होगी इतनी अर्ली स्टेज में? एक पेरेंट की ऐसी काउंसलिंग होनी चाहिए कि उसने अपने बच्चे को किस तरह से अपने साथ जोड़े रखना है और अपने बच्चे के साथ कैसे अच्छा रिलेशनशिप रखना है कि बच्चा हर चीज़ पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेट करे। यहाँ पे भी मेंटल है, यहाँ प्री मैरिटल काउंसलिंग सेशंस क्यों होते हैं, मैरिटल काउंसलिंग सेशंस क्यों होते हैं, पेरेंटिंग के सेशंस क्यों होते हैं, पेरेंटिंग के कोर्सेज क्यों हैं, ताकि आप पेरेंट्स को गाइड करो कि एक्चुअली व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी द बेस्ट पेरेंट। यहाँ पे मेजर चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में? इफ यू आर जस्ट सबमिटिंग फी ऑफ योर किड 30,000 एक महीने की, और आप जाके साइकोलॉजिस्ट के पास सेशन नहीं ले रहे, तो एक बहुत बड़ी कमी है। आपको नहीं पता, अगर आपका बच्चा बुली हो रहा है तो आप उस, अगर किसी ने आपके बच्चे को कह दिया है कि जी क्लास 1 का बच्चा है, 2 का, प्री स्कूल में तो चलो इतना नहीं, किसी ने कह दिया तुम तो मोटे हो, तुम्हारी तो स्कर्ट टाइट है, तुम्हारी तो पैंट इतनी टाइट है, जब घर में जाके वो पेरेंट्स को कह रहे हैं और पेरेंट्स आगे से कह रहे हैं हाँ तुम्हें किसने कहा था उस दिन फ्राइज खाओ, तुम क्यों बर्गर खाते हो, पेरेंट्स को ये देखना चाहिए ना कि उनका बच्चा एक्चुअली में क्यों खा रहा है। पहले आप उसको लेके जा रहे हो डाइन आउट के लिए और आप उसके अंदर ये चीज़ इनकलकेट कर रहे हो कि ये हमारा लाइफस्टाइल है और हमें जाना है और पिक्चर्स अपलोड करनी है, और जब वो बच्चा उसके बाद
उसका वेट बढ़ रहा है या उसको शेम किया जा रहा है, वो वापस आके आपको बता रहा है, तो रादर देन काउंसलिंग योर किड यू आर टेलिंग हिम कि तुम्हारे साथ तो ऐसे ही होना था, तुम ही ज्यादा खाते हो, तुम्हें लोग में मोटा कैसे कहेंगे। काउंसल कर सकते हैं? अब एक और रिप्लाई क्या हो सकता है पेरेंट्स का? उसमें अगर पेरेंट्स नीड टू बी एम्पैथेटिक। आप अपने वर्ड्स कैसे चूज कर रहे हो? कोई बात नहीं बेटा, हाँ हम आज से अपनी डाइट कंट्रोल कर लेंगे, या फिर ये सोल्यूशन की बात करें। पहले तो यू हैव टू टेल दैट किड, अपने बच्चे को बताएं कि दूसरा इंसान जो भी कह रहा है ये उसका प्रॉब्लम है। आपने हर एक के मैसेज को इतना ज्यादा दिल पे नहीं लेना। पहले आपने अपने बच्चे को इमोशनली स्ट्रांग खुद बनाना है, उसको इमोशनल बाउंड्रीज मेंटेन करना बताओ, और उसके उन इमोशंस को हर्ट ना करें ना, आप उसको इमोशनली अब्यूजिव कमेंट्स ना करें, तो आप फिर उसको बताओगे कि हम इस चीज का सोल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। एंड देन अगेन उसको रिएक्शन को आपने, अगर कोई पेरेंट कह देता है कि अगले दिन जाके तुम भी देखना ना, अगर तो उसका रंग काला है तो तुम भी उसको कह दो, तो यहाँ पे आप अपने बच्चे को दे बेसिकली रिएक्टिव ट्रेन टू बना रिएक्ट, रहे हो। कि आप Exactly. कोई थप्पड़ मारता है तो आपने भी थप्पड़ मारना है। दैट इज बेसिकली रिएक्टिव रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्ड ये है कि यू पॉज, यू थिंक व्हाई इट हैपेंस, क्यों उसने मारा है, और आप उस सिचुएशन को और कैसे डील कर सकते हैं बगैर थप्पड़ मारे उसको। तो ये वाकई एक ट्रेनिंग है। ये एक मेरे ख्याल से हर किसी के अंदर गुस्से का और एलिमेंट पाया जाता है, और एक नेचुरल रिस्पॉन्स है। तो ये चीज़ ओवरकम करने के लिए यू हैव टू ट्रेन योरसेल्फ और योर किड्स। एग्जैक्टली। अब आगे जाके बच्चा अगली क्लासेस में जा रहा है, आपने टीचर्स को नहीं देखा छोटी हाइट वाले इधर आ जाए, बड़ी हाइट वाले पीछे चले जाए, जो जिनके लो स्कोर्स आए हैं वो आगे बैठ जाएं क्योंकि वो नलाई पे अच्छे हैं, उनको ब्लैक बोर्ड नजर नहीं आएगा। क्या हुआ मिलेनियर्स के साथ? वो एक जी ब्लो एवरेज को बिठा दें और एक एवरेज को बिठा दें, ऐसा तो ये नहीं है ना। आपकी मेंटल हेल्थ पे क्या इफेक्ट होगा? आई रिमेम्बर इन आवर मेट्रिकुलेशन हमारी शफलिंग हो गई, अबव एवरेज ए में, एवरेज बी में, एंड बिलो एवरेज सी में। तो वो ए और बी सेक्शन की वैसे ही बहुत लड़ाई होती थी बास्केटबॉल मैच पे, लेकिन उस टाइम पे सारे यूनाइट हो गए, देवर लाइक हमने तो डायरेक्टर से मीटिंग करनी है, दिस एंड दैट। खैर उसका सोल्यूशन ये हुआ कि उन्होंने फिर ए बी सी नहीं, उसका नाम रख दिया, आई रिमेम्बर जेकरेंडास, लिलीज और डेजीज, ताकि ए बी सी हम ना करें। और उसके बाद एक पॉजिटिव आउटकम ये आया कि जो 30 स्टूडेंट के बीच में एक डिवीजन थी और एक राइवलरी थी, वो सारे 90 स्टूडेंट्स यूनाइट हो गए। ये अकॉर्डिंग टू ग्रेड्स थी? हाँ, ये अकॉर्डिंग टू ग्रेड्स थी। तो Grades उन्होंने थी। कहा हम एबीसी नहीं रखेंगे, हम ये नाम रखेंगे। तो ये एक चीज उन्होंने चेंज की। और उसके बाद जो एक यूनिटी आई सारे एक बैच में, वो इतनी अच्छी है कि अब तक जिसका मैसेज आता है वो मुझे पता होता है कि उन्होंने कोई मसला डिस्कस करना है। तो इवन के जिस सेक्शन के साथ बड़ी राइवलरी थी, उन लोगों के साथ मीटअप्स हो रहे होते हैं एंड ऑल दैट। तो आप इस तरह से पर्सपेक्टिव चेंज करते हो। हम मैट्रिक में थे, हमारा पर्सपेक्टिव उन्होंने चेंज किया कि ये क्यों किया उन्होंने शफलिंग। लेकिन यहाँ पे अगर टीचर शेम कर रही है आपको कि आप लोग तो सी में हैं या बी में हैं, आप तो नालायक हैं, उनको देखें, आपकी वजह से हमारे मैट्रिक का रिजल्ट, तो यहाँ पे भी बच्चों को काउंसलिंग की ज़रूरत है। एडोलेसेंस में बच्चे जब एंटर होते हैं, उनको एजुकेशन ही नहीं है, अपनी बॉडी चेंजेस को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते। पेरेंट्स कहेंगे ये करो वो करो। गर्ल्स को कहा जाता है अपना बॉडी ये पार्ट छुपाओ, तुम ऐसी हो, यहाँ से बल्कि हो रही हो, ये हो रहा है, तुम अपनी शक्ल देखो। तो पेरेंट्स को काउंसलिंग की जरूरत है, टीचर्स को काउंसलिंग की जरूरत है, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को जरूरत है। स्कूल में जो आप लोगों ने स्टाफ रखा हुआ है आया, या कुछ बच्चों का अगर कपड़े खराब हो जाते हैं, वो वॉशरूम नहीं जा सकते, प्री स्कूलर्स आया जी क्या बच्चों के साथ सलूक कर रही होती हैं। तो हर एक को बेसिकली ये है कि हर एक को तमीज सीखनी है, हर एक को अपनी जुबान पे काबू रखना है, और ये फर्ज नहीं ये समझना प्रॉब्लम कि तो आउट ऑफ स्कूल हर एक अगर को आप आपने देखें कुछ तो ना कुछ फैमिलीज में भी, अगर कोई किसी चाचू का बेटा या ताया का बेटा आपके कोई अच्छे ग्रेड्स ला रहा है या कोई अच्छे कॉलेज जा रहा है, तो आप अपने घर में अपने बच्चे को उसको से डीमोटिवेट करते हैं कि तुमने क्या किया है, तुमने एग्जाम में फेल हो गए हो, या उसको देखो। तो एक किसी को आप ये क्या समझती हैं कि एक कैसा बिहेवियर इनकरेजिंग? तो ऑब्वियसली एक उनके पेरेंट्स उसको अपने तौर पे तो एक इनकरेज कर रहे हैं, अपनी तरफ से मोटिवेट कर रहे हैं कि उसको एक इंस्पायरेशन लेके आप बच्चे का बुरा तो नहीं चाह रहे, वो चाह रहे हैं कि उससे इंस्पायर होके वो भी पढ़ना स्टार्ट कर दें। लेकिन बच्चा इसको कैसे परसीव करता है, इसके बारे में आप क्या समझती हैं? नहीं, दिस इज नॉट इंस्पायरेशन, This दिस is इज not the right- इंकलकेटिंग नेगेटिविटी इनटू योर चाइल्ड। आप बच्चे के सामने ऐसी एग्जाम्पल बनो, आप बच्चे को ऐसी एग्जाम्पल, उसका मिशन और उसका गोल दिखाओ कि तुम्हारी लाइफ में ये गोल है और तुमने ये अचीव करना है। जस्ट टेल हिम कि आपकी 80% अबव आए या 70% अबव आए, दैट इज फाइन। आप जब किसी पेरेंट्स अपने एक बच्चे के साथ भी दूसरे को कंपेयर कर रहे होते हैं, आप सिर्फ अपना और उस बच्चे का रिलेशनशिप नहीं खराब करें, उस बच्चे का अपने उस बहन भाई के साथ भी रिलेशनशिप खराब कर रहे हो। वो एक राइवलरी आ जाएगी और आप बिकॉज ही इज
thinking that just because I am He is bad good. as compared to him. तो ऐसा है, बहन भाइयों की राइवलरी क्यों होती है? वो अच्छा है, उसकी तरह बनो, ये है। यूजुअली छोटे बच्चों को कहा जाता है तुम काम नहीं करते, उनका काउंट ही नहीं होता। बड़े कर रहे हो तो देखो वो हर वक्त काम कर रहा है, नहीं कर रहा, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल रहा है। तो ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है। अच्छा, मोटिवेशनल स्पीकर और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट में क्या डिफरेंस? मोटिवेशनल अब ये अलग मैंने इधर कैमरे में बनता है। मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच, रिलेशनशिप काउंसलर, टैरोट कार्ड रीडर, टेड टॉक करने वाले, और जो सारे खुद से उठ के किताबें लिखते हैं चैट जीपीटी से, ये लोग साइकोलॉजिस्ट नहीं। और वो सारे जो टीवी एंकर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करके मेंटल हेल्थ पे बात कर रहे होते हैं या हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप पे बात कर रहे हैं, वो सारे लोग साइकोलॉजिस्ट नहीं हैं। मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स को ट्रीट नहीं कर सकते। जिन्होंने 4 साल ग्रेजुएशन में साइकोलॉजी पढ़ी है वो ही कर सकते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर क्या करेंगे? आप मेरे पास जो थेरेपी में आता है, मैं तो उसको सबसे पहले कहती हूँ आज के बाद यूट्यूब को ऑफ कर दो। कोई मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच, इनको नहीं सुनना। आप थोड़ी देर के लिए मोटिवेटेड हो जाओगे और फिर आप नीचे आ जाओगे। आप वो स्केल आइडेंटिफाई नहीं कर पाते दैट आई एम एट द माइल्ड स्टेज ऑफ डिप्रेशन। आप फिर आपको लगता है सब अच्छा हो गया, फिर मॉडरेट पे चले जाते हो, फिर अच्छा हो जाता है। एंड द मोमेंट यू बिकम टू स्वेयर, फिर आप नीचे नहीं आ पाते। तो यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे बस मेंटल हेल्थ बदनाम है जस्ट बिकॉज हर कोई उठ के साइकोलॉजिस्ट बन जाता है इंस्टाग्राम पे, फेसबुक। तो ये मोटिवेशनल स्पीकर साइकोलॉजिस्ट नहीं है, प्लीज। सो दिस इज 2025 और आज की जनरेशन में और 10 साल पहले जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनकी लाइफस्टाइल और जनरेशन का बहुत डिफरेंस है। अभी मैं ये चीज़ देख रहा था कि अगर आप 80s 90s में देखें तो 10 इयर्स का एटलीस्ट गैप होता था जनरेशन में कि लाइफ उनकी हैबिट्स और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आफ्टर 10 इयर्स, एक 10 साल का जो बैच है वो सेम हैबिट, सेम लाइफस्टाइल, सेम एटमॉस्फेयर सोसाइटी में ग्रोन अप होते थे वो सारे बच्चे। लेकिन अब इतनी जल्दी लाइफ चेंज हो रही है, द वर्ल्ड इज़ ट्रांसफॉर्मिंग वेरी स्पीडीली कि अब 5 साल भी आई गेस ज़्यादा है कि अगर एक घर में 4 या 5 बहन भाई हैं तो उनके जो बड़े वाला है और छोटे वाला है उनकी आपस में काफ़ी डिफरेंस है आदतों में। और 5 साल का भी गैप मेरे ख्याल से ज़्यादा है, 3 साल का भी अगर किसी का गैप हो तो वो उनमें काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलता है। अब ये मिलेनियल्स और जेन ज़ी, ये सारी जनरेशन्स हमें नज़र आ रही हैं अब आजकल। तो आप क्या समझती हैं कि पेरेंट्स को इससे रिलेटेड कोई स्पेशल काउंसलिंग या एडवाइस की ज़रूरत है, या बच्चों को ऐसे आजकल का जो माहौल है और एटमॉस्फेयर है और जो सराउंडिंग्स हैं उसमें अपनी मेंटल हेल्थ को बरकरार रखने के लिए क्या स्टेप्स लेने चाहिए? हाँ, यहाँ पे इस सवाल में थोड़ा सा जवाब है कि पहले 10 साल का होता था क्योंकि पेरेंट्स यूज टू इम्पोज दिस थिंग कि तुम बड़े हो, तुम छोटे हो। उनको उस चीज में कैटेगराइज किया जाता था कि तुम्हारे कजन ऐसे नहीं करे, तुम्हारे बहन भाई नहीं करे, और तो सब कुछ। अब के बच्चों में बस नहीं चल रहा। वो 3-4 साल वाला एक ग्रुप बनता है, मतलब अगर दूसरा बच्चा है उनका, ठीक है, उस पर थोड़ी सी चल रही है, वो पेरेंट्स आर लर्निंग कि अच्छा भाई हम इसी को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट आया, आप उसको नहीं कंट्रोल कर पा रहे, आप उसको छोड़ देते हो। तो यहाँ पे पेरेंटिंग की अगेन बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप देखो कि आपने वैल्यूज़ कैसे इनकलकेट करनी है बच्चे में। कि बेशक आपका बड़ा बच्चा 10 साल बड़ा है, छोटा 5 साल उससे छोटा है, दूसरा बेशक 2 साल छोटा है, लेकिन उसमें डिफरेंस क्यों आ रहा है? बाकी अब चीज़ों पेरेंट्स तो सेम है। हाँ। अब एक उनका 10 साल का बेटा है और एक अभी हुआ है, तो उनका मोड ऑफ बिहेव जो ट्रीटमेंट है या उसके साथ बिहेवियर वो दोनों के साथ सेम। अब वो तो इक्वालिटी चाहेंगे कि हम सारे बच्चों के साथ सेम रहें, तो आगे से भी वो एक डिमांड और उनकी नीड्स का डिफरेंस आ जाता है। तो उसको फिर कैसे ओवरकम करें पेरेंट्स? नहीं, बिल्कुल भी नहीं आता। जैसे जेंडर डिफरेंस है, इस तरह से पेरेंट्स का डिफरेंस होता है। जनरेशनल गैप वाले बच्चों को किस तरह से ट्रीट करते हैं, डिफरेंस होता ही होता है। यहाँ पे पेरेंट्स ने खुद देखना है। आप अपनी वैसे हम बहुत टू बी वेरी ऑनेस्ट दीन की बात करते हैं, यहाँ पे फिर मर्द का कवाम होना और औरत की तरबियत कहाँ आती है? आप थोड़ा सा उस चीज़ को रेगुलेट करने की कोशिश करो, अपने आप पे फोकस करो ना कि आप क्या कर रहे हो। अगर आप 90s वाले बच्चों के सामने लड़ रहे थे, हस्बैंड वाइफ आपस में गालियां दे रहे थे, उनका रिएक्शन डिफरेंट होगा। जेन जी के सामने कर रहे हो, उनका डिफरेंट होगा। 5 साल का बच्चे, उसके सामने आप लड़ रहे हो, उसका रिएक्शन डिफरेंट होगा। तो आपने पहले अपने एक्शंस को देखना है। वो बाहर से जो होके आ रहा है वो तो डिफरेंट मैसेज लेके आ रहा है ना। आप उसको क्या एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहे हो ये देखो। तो बच्चों की इस्लाह करने से पहले, उनके लिए चीज़ें रेगुलेट करने से पहले आप अपनी इमोशनल रेगुलेशन और अपनी रिएक्टिविटी पे तो फोकस करो। तो पेरेंट्स यहाँ पे हर
जैसे अपनी interaction अब आप पे- ये भी तो देखिए ना कि पहले अगर इनफेडिलिटी का रेट ये था कि सिर्फ ऑफिस में ही हस्बैंड्स कर रहे हैं या फीमेल्स अगर कर रही हैं तो वो अपने वर्क प्लेस पे या कुछ इस तरह से, आजकल बच्चे अपने वालिदैन के मोबाइल पकड़ते हैं और वो उसमें नाजेबा गुफ्तगू देख रहे हैं कि हमारा वालिद किसी और खातून के साथ क्या बात कर रहा है, किस तरह की पिक्चर्स एक्सचेंज हुई हैं। हमारे पास सेशंस के लिए आते हैं, किड्स आर टेलिंग अस कि हमने फादर का मोबाइल देखा, उसके अंदर ये वीडियोस थी, यूट्यूब सर्च में ये वीडियोस थी, तो क्या उसका बच्चे पे इफेक्ट नहीं होगा? अगर बच्चों के लिए जनरेशन गैप है तो पेरेंट्स के लिए भी तो है। पहले अगर वही पेरेंट्स स्टार प्लस के ड्रामास वगैरह देखते थे, अब वही लोग जो हैं वो यूट्यूब पे बैठ के डिफरेंट कंटेंट देख रहे हैं, तो पेरेंट्स को क्या लगता है कि वही सिर्फ बच्चों के गैजेट्स देखते हैं, बच्चों के नहीं। हम अपने सरकारी अस्पतालों का भी दौरा करें तो वहाँ पे भी जो चाइल्ड साइकेट्री डिपार्टमेंट में बच्चे आते हैं उनका डिप्रेशन, वो बताते हैं कि हमने अपनी वालदा के फ़ोन में इस तरह की चीज़ें देखी। हमारे फादर अब्रॉड रहते हैं तो हमारी मामा किसी से फ़ोन पे बातें करती रहती हैं। हम सिर्फ बच्चों को जनरेशन में कैटेगराइज क्यों कर रहे हैं? हम पेरेंट्स को क्यों नहीं देख रहे कि वो क्या हरकतें कर रहे हैं? आई एम सॉरी टू से दैट, बट येस, एज अ साइकोलॉजिस्ट वी नीड टू क्रिएट अवेयरनेस कि ये सब कुछ हो रहा है, इसके अगेंस्ट हमारा रिएक्शन होता है। ऐसा नहीं होता कि एक दिन आप उठे हो तो कोई न्यूरॉन ज़्यादा हो गया, तो कोई हार्मोन कम हो गया और आपको मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर हो गया। आप इर्द-गिर्द के हालातों का क्या आपका तज्जिया तो अब इस तरह के केस में या और कोई नेगेटिव एनवायरनमेंट में अपनी लाइफ गुजार रहा है, अब कोई बच्चा आ जाता है अपने पेरेंट्स की वजह से, जो एक नेगेटिव, या पेरेंट्स आ जाते हैं या कोई भी डिफरेंट सर्कल से आपके पास आते हैं फॉर काउंसलिंग। अब वो रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसकी, वो एक उसके फैमिली मेम्बर से है या उसके स्पाउस से है। अब हस्बैंड वाइफ का बहुत कॉमनली ये प्रॉब्लम होता है। अब एक कोई वाइफ आती है आपके पास फॉर काउंसलिंग, आप उसको 1 घंटा बिठा के उसकी काउंसलिंग सेशन कर देंगी, लेकिन उसने वापस तो अपने घर जाना है। अब वो अपने अंदर चेंजिंग्स ला सकती है आपसे काउंसलिंग लेके, लेकिन हस्बैंड में चेंजिंग्स की अगर ज़रूरत है तो वो कैसे आएंगी? उसके लिए फिर हस्बैंड को भी आना चाहिए। अब एक बंदे ने आइडेंटिफाई कर लिया है कि देयर इज़ अ प्रॉब्लम, आई नीड साइकोलॉजिस्ट। अब वो तो अपने लिए एक एफर्ट करके आपके पास आ जाता और अपना वो परसीव करने का और अपने रिस्पॉन्ड को चेंज कर सकता है। लेकिन जो एक जिसको अब वो एक रिलेशनशिप ऐसा है कि वो अब आप नहीं उसको, आप अलहदा नहीं हो सकते, तो अब रहना भी इकट्ठे है। और फिर एक वो किस तरह, फिर इस तरह के सिनेरियोज में आप हस्बैंड को भी फिर दोबारा बुलाते हैं क्या, किस तरह ट्रीट करते हैं केसेस? अच्छा, इसमें मैं दोनों चीज़ों का जवाब दे देती हूँ कि हम बेसिकली थेरेपी इसलिए ले रहे होते हैं कि लोगों से हम डसे हुए होते हैं। तो मैं तो हर एक को ये बताती हूँ दैट पीपल आर इन थेरेपी जस्ट बिकॉज़ द एक्चुअल पीपल हू नीड थेरेपी आर नॉट गोइंग फॉर थेरेपी। सो यू फाइनली स्टैंड अप वन डे एंड यू आर लाइक बस अब मैं किसी की टॉक्सिसिटी बर्दाश्त नहीं करूँगा। एक्चुअली में तो नार्सिसिस्ट पार्टनर को ज़रूरत है, लेकिन वो कभी भी थेरेपी के लिए नहीं आएगा। अपने आप को बदल असल में टॉक्सिक पेरेंट को ज़रूरत है, लेकिन वो कभी भी नहीं आएगा। असल में उस अब्यूज़र को, उस ड्रग एडिक्ट को ज़रूरत है थेरेपी की, जो अपनी बीवी को मारता है, लेकिन बीवी हमारे पास आ रही है। तो अब जब वो आएगी फिर वही बात है, मैं उसको ये नहीं मतलब एक साइकोलॉजिस्ट कभी भी आपको ये नहीं कहेगा कि आप डाइवोर्स ले लो या अपने पेरेंट्स को छोड़ दो। वो आपको ये बताएगा कि ये चीज़ आपके साथ हो रही है, आपने इस माहौल में रहना क्या, आप कितना ट्रॉमा बर्दाश्त कर सकते हो और आपका कोपिंग मैकेनिज्म क्या होना चाहिए। और ना ही साइकोलॉजिस्ट कभी कहेगा कि हाँ वो कर रहा है तो वो बिल्कुल ठीक कर रहा है, हस्बैंड तो मार सकते हैं, आजकल तो ऐसे ही हो रहा है, बर्दाश्त करो। नो, लाइफ उनकी है, डिसीजन उनका होगा, चीज़ें रेगुलेट उन्होंने करनी है। अब एक खातून, जैसे खवातीन हमारे पास आती हैं, वो पूछती हैं कि ये सब कुछ हो रहा है और मैं अपने हस्बैंड से डिवोर्स दे दूँ। आई जस्ट टेल देम साइकोलॉजिस्ट इज नॉट योर डिसीजन मेकर। कोई अगर साइकोलॉजिस्ट या मोटिवेशनल स्पीकर या लाइफ कोच, रिलेशनशिप काउंसलर उनको ये कह रहा है कि हाँ आप डाइवोर्स ले लो, और लेट्स सपोज उसकी वो वापस अपने वालिदैन के घर जाती है, फादर उसके अपने ही अर्न करते हैं, 8-10 मरले का जितना भी घर है, नीचे 2 बेडरूम्स हैं, एक रूम में आपके वालिदैन रहते हैं, एक में आपके भाई भाभी रहते हैं, और आप जाके वहाँ पे क्या करो? ठीक है, ये डिसीजन आपका है। आप एक टॉक्सिक घर छोड़ के दूसरे में जा रहे हो, क्या कर रहे हो ना आप? तो यहाँ पे खवातीन खुद डिसाइड करती हैं कि हम अगर वापस जाएंगे तो और अजियत है, तो बेहतर है कि हम इतने % अजियत बर्दाश्त कर लें। अब जब पेशेंट्स हमें ये बता देते हैं कि हमने इसी शादी में रहना है, बताएं इसमें रहते हुए क्या करना है, तो फिर उसमें रहते हुए उनको बाउंड्रीज सिखाई जाती हैं, कोपिंग मैकेनिज्म सिखाए जाते हैं। हाँ, अगर कोई बहुत दैट severe इज व्हाट आई cases रियली वांट टू नो कि उसमें फिर आप क्या, अगर कोई बहुत सीवियर केसेस हों, ड्रग एडिक्ट हों या कोई बहुत ज़्यादा फिजिकल वायलेंस हो, तो फिर हम उनको कहते हैं कि यू हैव टू रिपोर्ट दिस केस, या आपको इसको अगेंस्ट एक्शन लेना पड़ेगा, बट स्टिल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे। यू कैन नॉट ब्लेम
साइकोलॉजिस्ट कि आपने ये कहा था तो मैंने किया था। और कपल काउंसलिंग के लिए लोगों का मैसेज आता है जी कपल थेरेपी करवानी है। अगर मैं तो दोनों को बुला लूँ तो फिर तो झगड़ा ही होगा पहले सेशन में। फिर वही बात है, आप पहले वो आ आओगे। जाते हैं वैसे। मैं नहीं अब बुलाती, अब मैं नहीं बुलाती। पहले कपल थेरेपी सेशन में मैं दोनों को नहीं बुलाती। तो अगर कोई जा भी रहा हो तो अल्हम्दुलिल्लाह लाइफ के उस स्टेज पे हैं, अपनी भी बाउंड्रीज, फाइनेंशियल बाउंड्रीज भी इतनी मेंटेन है, पेशेंट जाता है तो जाता रहे। नहीं, पहले आप आए, आपका केस हिस्ट्री फॉर्म फिल होगा, आपकी वैसे भी अगर मैं भी एज अ डेंटिस्ट देखूं तो एक प्राइवेसी होती है, कॉन्फिडेंशियलिटी होती है। आप हम एज अ प्रोफेशनल अगर देखें तो हर किसी को इंडिविजुअली, बल्कि अभी रिसेंटली मेरे एक फ्रेंड है कनाडा में, वो बता रहे थे कि वहाँ पे डेंटल प्रैक्टिस में 18 इयर्स अबव का कोई आपके पास बच्चा आता है फॉर चेकअप, आप उसके पेरेंट्स के सामने उसको ये नहीं कह सकते कि यू डोंट ब्रश योर टीथ, आपके दांतों में कैविटीज़ हैं। एग्जैक्टली तो वो आप पे वो हरासमेंट का या कोई केस कर सकते बुलिंग का हैं, और वहाँ के लॉज इस तरह के हैं। तो यहाँ पे भी यहाँ पे भी है, फॉलो बट नहीं यहाँ करते पे एग्जैक्टली ये चीज़ है। तो एक देखा जाए तो इससे अगर हम यहाँ पे भी इस तरह किसी को कहते हैं कि यार आप उसको, फॉर एग्जांपल मैं अपनी फील्ड से रिलेटेड बात करूँ तो यू डोंट ब्रश योर टीथ, आपके इतने गंदे दांत हैं, तो वो एक उसको पेरेंट्स खड़े हैं, उसके बहन भाई खड़े हैं सामने, तो एक वो कितना डिसहार्ट होगा और उसमें कितना उसका वो ट्रॉमा होगा, उसको हो सकता है उसको सारी ज़िंदगी मेरी शक्ल भी ना भूले और हो सकता है वो रिवेंज में कभी जानबूझ के ब्रश ना करे कि अब मैंने दांत को क्लीन ही नहीं करा। एक्सपीरियंस विद सेवरल डेंटिस्ट। तो वो आप कह रहे थे ना आज के, मैंने आज साइकोलॉजिस्ट को बुलाया, लेकिन मेरे घर वाले भी मुझे ही मुंह दिखा रहे होते हैं बिकॉज मेरा डेंटिस्ट से बहुत ज्यादा पाला पड़ता है। तो मुझे भी उन डेंटिस्ट की नई शक्लें भूलती जिन्होंने शदीद किस्म का जुल्म किया। एज अ साइकोलॉजिस्ट वैसे टू बी ऑनेस्ट, आप लोगों के जिस तरह के मुंह देखती हैं उतने शायद हम भी नहीं देखते। वो जो फेस मास्क हम तो असल पेरेंट, आपको तो सिर्फ दांतों की रियलिटी नजर आती है, हमें तो जात और सिफात की भी आती है। बट स्टिल हर एक इंसान हमारे लिए बहुत रिस्पेक्टेबल होता है, उसने कुछ ना कुछ ज़िंदगी में फेस ज़रूर किया होता है। और हाँ, जो लोग कांस्टेंट अजियत दे रहे होते हैं वो शायद ये भूले होते हैं कि दुनिया दायमी। उस दिन मैं कुछ पढ़ रही थी कि क़यामत का एक दिन, क़यामत के बाद जो एक दिन है वो 25,000 साल से ज़्यादा होगा, जो इस दुनिया का 0.002% भी नहीं बनता। तो थोड़ा सा सोवर्ट एटीट्यूड तो हमें अपनाना चाहिए ना। फिर थोड़ा सा अगर हम अपने इस्लाम को भी पढ़ें तो वो भी एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है, और मैं आज उससे बड़ी मोटिवेशन कोई कॉपिंग मैकेनिज्म ही नहीं है। मैकेनिज्म हर पैगंबर की, हर नबी की ज़िंदगी से हमें एक कॉपिंग मैकेनिज्म मिलता है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम लोग डिवोर्स पे डिप्रेस्ड होते हैं, लेकिन हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों को हुई है, दे स्टार्टेड अ न्यू लाइफ। और कॉमन है उसके अलावा जिनकी औलाद नहीं होती वो बहुत डिप्रेस होते हैं। तो ऐसा हुआ है कि हमारे अगर देखा जाए इस्लामिक हिस्ट्री में बहुत से लोग हैं जिनकी औलाद नहीं हुई भी। बहुत सी ऐसी इनफर्टाइल फीमेल्स हैं जिनकी नहीं हुई लेकिन लेटर एज में हो गई है। तो वहाँ पे हमारे लिए होप है। इस्लाम की तो हर चीज़ में, बट स्टिल अब जैसे मेरे पास कोई पेशेंट आएगा, आई जस्ट आस्क डू यू वांट सम स्पिरिचुअल काउंसलिंग इन बिटवीन योर थेरेपी सेशंस और नॉट, क्योंकि हम फिर भी रिलीजियस वैल्यूज उस तरह से विदाउट परमिशन या एथिक्स हम उनके अंदर इनकलकेट नहीं कर सकते। आई ऑलवेज से पेन और प्रॉब्लम्स ये सब ब्लेसिंग है। द थिंग दैट एक्चुअली मैटर्स इज योर कोपिंग मैकेनिज्म, कि आप इससे अपने आप को निकालते कैसे। यही चीज़ पैगंबर और जितने भी अल्लाह ताला के करीब लोग अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, तो दे सफ़र फ्रॉम चैलेंजेस। ऐसे ही ये एक पाथवे है फॉर द ग्रोथ। तो उसको आपने कैसे फेस करना है, और वो आपका टेस्ट है। अगर आप उसको सक्सेसफुली कर जाते हैं तो आप एक स्टेप ऊपर चले जाते हैं। तो ये मैं समझता हूँ। और सेम इज द केस क्लास रैंक, क्लास 1 का मैथ्स मुश्किल होता है, वो करके 2 पे जाते हो 3 पे। तो आई थिंक अल्लाह ताला अगर हमें कोई इमोशनल पेन्स देते हैं, चीज़ें देते हैं, लोगों का रिलेशनशिप बिट्रेयल है, अल्लाह ताला इज प्रिपेयरिंग अस फॉर समथिंग बेटर। तो आई थिंक जस्ट डील विद इट, मूव ऑन एंड फॉरगेट द रेस्ट। अपने ट्रॉमास के साथ हमें अपना रिलेशनशिप थोड़ा सा वीक करना पड़ता है, अपने ट्रॉमास के साथ एसोसिएटेड इतने ना रहें कि तब ये हुआ था तो आज मैं ऐसा फील कर रहा हूँ। इट्स ऑल राइट, वो हुआ था, वी नीड टू टेल आवरसेल्फ कि वो हमारा पास था जिसकी वजह से अपनी करंट लाइफ हमने खराब नहीं करनी। बस इट्स जस्ट दैट लर्निंग द आर्ट ऑफ कंट्रोलिंग योर सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड। आप अपनी बैठ के अपने आप से बात करो, अपने अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड की एक मीटिंग करवाएं। लिटरली मैं तो लोगों को बताती हूँ, वो आपको अगर ये मैसेज दे रहा है अनकॉन्शियस माइंड, आपके सबकॉन्शियस माइंड ने कॉन्शियस माइंड को क्या चीज़ पास ऑन की है।
आप उसको क्या मैसेज दे रहे हो? एक न्यूट्रिशनिस्ट आपके साथ घर आके तो नहीं आपको हाथ से डोनट छीनेगा ना, इसी तरह साइकोलॉजिस्ट आपके दिमाग से सोचे नहीं निकालेगा। दे आर टेलिंग यू द वे, थॉट प्रोसेस के जिसके थ्रू आप अपनी थॉट्स, फीलिंग्स और इमोशंस को चेंज कर तो आपका बेसिकली टारगेट सबकॉन्शियस माइंड होता है सबकॉन्शियस। हाँ जी। कि उसको वो एक सिचुएशन में सबकॉन्शियस माइंड इतना ट्रेन हो जाए कि वो उसको Conscious ख्याल mind वो ऑप्शन आए कि जो उसके लिए अच्छी है। Exactly. और मैं जो जर्नल्स बनाती हूँ, जो प्लान्स बनाती हूँ, वो सेशन से पहले ही उनकी सब कुछ प्रिपेयर्ड होता है। मैं उनको बताती हूँ कि अगर आपको ये थॉट्स आएंगी, आप उसके इस पर्सपेक्टिव पे सोचो। यू हैव टू मेक योर थेरेपी नोट्स। जर्नलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सट्रीम केसेस में देखें तो सुसाइड भी एक सबकॉन्शियस थॉट ही है। एग्जैक्ट जो लोग एक्सट्रीम डिप्रेशन में सुसाइड की तरफ जाते हैं तो वो खत्म कर कोई गाइड तो लूंगा, नहीं करता उनको। मैं ख़त्म कर लूंगा खुद को, तो उस इंसान को एहसास हो जाएगा कि उसने मेरे साथ क्या किया, पेरेंट्स ने मेरे साथ ये किया तो मैं अब ये कर रहा हूँ। क्या होगा? मिट्टी डाली आपकी कबर पे और लोग आपको भूल जाते हैं। लोगों की वजह से अपनी ज़िंदगी खराब मत करें। तो ये पेरेंट्स ने ही आपको दैट्स अ सिखाया वेरी है। इंपॉर्टेंट मैसेज और आई होप कि जो सुनने वाले हैं उनको इससे काफ़ी फ़ायदा हुआ। सो देयर आर लॉट ऑफ फैटल इलनेस, इतनी सीवियर डिजीज़ेज़ हैं, अक्सर पेशेंट्स बेड रिडन हो जाते हैं। किसी को टांग फ्रैक्चर हो गई है, कोई ट्रॉमा हो गया है, कोई आजकल हाइपरटेंशन इतनी ज़्यादा है जिसकी वजह से स्ट्रोक का रेट बहुत ज़्यादा हो गया है, पैरालिसिस हो जाता है या हेमरेज हो जाता है। तो उसमें फिर जब बेड रिडन पेशेंट्स होते हैं तो एक ही मैंने देखा है उनका कंसल्टेंट होता है, या तो वो फिजिशियन या उस फील्ड से रिलेटेड न्यूरोलॉजिस्ट। लेकिन हमने खुद भी पढ़ा है और लेकिन इम्प्लीमेंट होता बहुत कम देखा है कि एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच में सबसे इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट हमेशा बुक्स में भी मैंने पढ़ा है कि मोड ऑफ ट्रीटमेंट में होता है। लेकिन सिर्फ वो मेडिसिन ले रहे होते हैं थ्रू देयर कंसल्टेंट और समझते हैं कि दैट इज़ इनफ फॉर देम। आप क्या समझती हैं कि इस तरह के बेड रिडन पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज जो लुक आफ्टर कर रही हैं, उन सब के लिए एक काउंसलिंग सेशन इम्पॉर्टेंट है या सिर्फ मेडिसिन ही काफ़ी हैं? बहुत अच्छा सवाल है और इसके बहुत ज़्यादा पहलू हैं। पेशेंट से ज़्यादा केयर गिवर की काउंसलिंग और उससे ज़्यादा भी कंसल्टेंट की। इतने पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, जैसे बहुत सी फीमेल्स हैं, मिसकैरेज हो गया, मैं यहाँ से शुरू कंसल्टेंट की जो बात की है, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट की, बहुत कम। कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट की इतनी कंप्लेंट्स आती हैं सेशंस में कि वो हमारे साथ बहुत बुरा रवैया रखती हैं, बहुत गंदी ज़ुबान इस्तेमाल करती हैं, बहुत रूडली बिहेव करती हैं। हमारा मिसकैरेज हुआ है और हमारे साथ इस तरह से ट्रीट किया जाता है। कुछ उसके बाद जो बड़ी उम्र के डॉक्टर्स हैं, एचओडीज हैं, वो पेशेंट के साथ कैसी ज़बान इस्तेमाल कर देते हैं, ओए तू ठीक हो जा, तू तो कब से ड्रामे कर रहा है, और क्या ये मरीजों के साथ इस्तेमाल करने वाली ज़ुबान है? उसके अलावा देखिए ना, आपने मरीज को ये कह दिया, वो बेचारा पहले ही अपने दिल के दौरे से लड़ रहा है, वो किडनी डिजीज से लड़ रहा है, उसको कैंसर है, तो उसके जहन पे क्या गुजरेगी? फिर केयर गिवर बर्नआउट, वो इंसान जो उस एक मरीज के साथ रह रहा है, आपका बेटा बेटी, उसकी काउंसलिंग और थेरेपी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि का बर्नआउट हो रहा है और आपका रवैया अपने वालिदैन से बदल रहा है, जिसकी वजह से वो डिप्रेस्ड हो रहे हैं। तो आप ऐसा करो कि आप कुछ आवर्स के लिए उनके साथ रहो, उनके लिए कोई हेल्पर रख दो, ये ज़्यादा बेहतर है। लोग समझते हैं नहीं सब कुछ हमने ही करना है, हमारे वालिदैन मोहताज हो गए हैं, और वो सब कुछ करने में आप इमोशनली इतना टायर्ड हो जाते हो, आपका रवैया इतना तल्ख हो जाता है कि आपके वालिदैन की मेंटल हेल्थ इफेक्ट हो रही है। आप बेशक एक मेड रख दो, अगर कोई बेड रिडन पेशेंट है आप एक मेड रख दें, लेकिन अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के क्वालिटी टाइम स्पेंड कर लें। आई वर्कड इन शाहगथाना मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल, वहाँ पे हेल्थ साइकोलॉजी की ट्रेनिंग होती थी, तो वहाँ पे कैंसर पेशेंट्स के साथ इतने लंबे लंबे सेशंस होते थे, जहाँ पे उनकी लाइफ की होप के बारे में उनको इस बारे में गाइड किया जाता था कि उन्होंने अपने आप को कैसे हैंडल इसमें पेरेंट्स की तरफ से भी तो ये एक थॉट प्रोसेस हो सकता है कि वो अगर टोटली मेड पे डिपेंडेंट कर दें तो वो ऐसा तो सोच सकते हैं कि हमें हमारा बेटा या बेटी पूछते नहीं है, वो सिर्फ मेड के हवाले कर दिए। मैंने बोला डिवीजन अगर आप होनी कर रहे चाहिए। हैं, अगर आप और वही बात है ना, जैसे बेटे हैं वो नहीं देखते, वो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी बीवी पे डाल रहे हैं, बनती तो आपके उस बेटे की है, या बनती आपके उस बेटे की है जिसकी शादी हो गई है। तो ये हमारा यहाँ पे होल सिस्टम इज नॉट वर्किंग इन द गुड वे। तो यहाँ पे आप ये कर सकते हो, आप 24 घंटे तो नहीं अपने वालिदैन के पास, अगर आप 24 घंटे रह के उनकी खिदमत करोगे और आपका रवैया तल्ख होगा, इससे बेहतर ये नहीं है कि आप 6 घंटे दे दो और उनके मेजर काम कर दो। चलो शार आपने दिलवा दिया पेशेंट्स को, या दवाइयों का ख्याल रखा, उनके सर में तेल लगा दिया, लेकिन सारा दिन जो वॉशरूम वगैरह लेके जाने आप नहीं कर सकते, आपकी अपनी भी जॉब है। यही तो एक माइंडफुल थॉट है, यही तो साइकोलॉजिस्ट बताएगा पेरेंट्स को कि अगर आपके बच्चे मेड हायर करके दे रहे हैं, कोई बात नहीं। बच्चों को ये बताना है कि कोई बात नहीं, अगर आप 4 घंटे रील्स स्क्रॉल नहीं करोगे, अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड कर लोगे, दैट इज टोटली ऑल राइट।
तो ये चीज़ें हमें अपने माशरे में लोगों को बतानी हैं। इट्स ऑल अबाउट कि हमने ज़िंदगी में सफ़र क्या किया और हम रिएक्ट कैसे कर रहे हैं। वही बात है कि ऐसा नहीं होता कि हम सुबह उठे, हाँ ऐसा हो सकता है सुबह उठे और हमें बुखार हो गया, लेकिन सुबह उठे और हमें बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया, ये नहीं हुआ। Yeah, इट हैज़ डेवलप्ड विद द पास्ट developed. टाइम। Thank you, Sarah, for coming. It was a fruitful talk, and I hope जितने भी लोगों ने ये सारी कन्वर्सेशन सुनी होगी उनको कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ होगा, उनकी लाइफ में इसका इम्पैक्ट आया होगा, और मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ है पर्सनली. आई हैव लर्नड अ लॉट, और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग वंस अगेन. अब आई जस्ट वांट यू टू शेयर कि आपका एक तो पेज है द साइकोलॉजिस्ट टॉक के नाम से, मैं भी आपको वहीं से जानता हूँ, और आई एम वेरी ओल्ड फॉलोअर. मैं काफ़ी अरसे से आपकी वीडियोस देखता रहा हूँ. आप बहुत अच्छी वीडियोस और कंटेंट वहाँ पे बना रही हैं जो कि सोसाइटी के लिए बहुत हेल्पफुल है. जो प्रैक्टिस है जहाँ कर रही हैं कुछ, ताकि जो आपको अप्रोच करना चाहें, आपसे सेशन लेना चाहें, तो प्लीज़ अपना उनको गाइड कर दें वे दे कैन मीट यू और कॉन्टेक्ट यू. ठीक है जी, they can contact me on Instagram. I have 2 Instagram pages, Sara Ahmed Neena and The Psychologist Talk. बाकी भी सारे forums पे Facebook, TikTok, YouTube, LinkedIn, everywhere I'm there with the name of Sara Ahmed Neena. आप लोग वहाँ पे inbox कर सकते हैं, WhatsApp नंबर गिवन है, उस पर अपॉइंटमेंट के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और फिर मेरी टीम इनको सारा गाइड कर देगी. आई हैव माई क्लिनिक इन लाहौर, गुलबर्ग, तो उसकी डिटेल्स भी शेयर कर दी जाती हैं. तो बट बहुत से लोग ऑनलाइन भी प्रेफर करते हैं क्योंकि उनको इजाज़त नहीं मिलती थेरेपी के लिए, और अगर वो घर से बाहर निकले तो लोग कहेंगे कि तुम साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हो. रात को लेट नाइट पार्टी की इजाज़त मिल जाती है बच्चों को, लेकिन साइकोलॉजिस्ट के पास आने की नहीं मिलती, तो फिर उनके लिए ऑनलाइन सेशंस की भी फैसिलिटी मौजूद है. एट द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट प्लीज़ एक अच्छा सा मैसेज शेयर कर दें सबके साथ. मैसेज यही है कि दूसरों को टॉक्सिक बातें ना कहा करें. आपकी ज़िंदगी में अगर कोई कमी है, उस कमी को जेलसी के तौर पे दूसरों के कमियां हामियां प्रोमिनेंट करके उनकी हाइट, वेट, बॉडी के ऊपर कमेंट ना किया करें, और आप दुनिया से चले जाएंगे तो आपकी जो टॉक्सिक बात कही गई होगी कहीं ना कहीं वो उस इंसान की ज़िंदगी को तल्ख बना रही होगी. और प्लीज़ ऐसा ज़िंदगी में कुछ ना करें कि आपकी वजह से कोई सजदे में रो रहा है और अल्लाह ताला से अपनी अजियत कम करने के लिए दुआ मांग रहा है. और अगर आप किसी की ज़िंदगी में अजियत है, प्लीज़ उसको कम करें, क्योंकि मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स, दूसरों की टॉक्सिसिटी, अजियत, तल्ख अल्फाज और ज़्यादतियों की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं. सो इट्स माई रिक्वेस्ट. और अगर किसी एक को भी ये मैसेज पहुंच जाता है और वो अपनी नेगेटिविटी और अपना तल्खपन कम कर लेता है, तो आई होप सो इस पॉडकास्ट का मकसद पूरा हो जाएगा इंशाल्लाह. ये बहुत अच्छा सदका जारी है भी आपकी तरफ से, एंड थैंक यू सो मच. इट्स अ ब्यूटीफुल मैसेज एंड कन्वर्सेशन. थैंक यू. And thank you all for listening this podcast. Stay tuned for the next episode.